सो हमारा टॉपिक है दैट इज टुडे इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में तो है ही चैप्टर बड़ा। फिजिक्स के लिए हम इसको एक मैथमेटिकल टूल ही मान लेते हैं क्योंकि हमारे फिजिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करने में हेल्प करता है। डेरिवेटिव की तरह भी इसको बोला जाता है, पर डेरिवेटिव एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ। पर मैं शुरू कराने से पहले आपसे क्वेश्चन से इसको शुरू करना चाहूँगा। क्वेश्चन में हमारे पास अलग अलग टर्म होती है, हमने डिस्कस भी किया था। अगर मैं आपसे सिंपली वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी, तो आप मुझे क्या बताने वाले हैं? आप बोलेंगे सर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मैं आपसे बोलूं क्या मतलब, तो बोलेंगे सर कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस्ड हुआ और उस डिस्प्लेसमेंट में मान लो 100 मीटर डिस्प्लेस्ड हुआ। पहले वो ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर था इनिशियल एक्स आई, अब पहुंचा एक्स वाई पर और जाने में लगे 5 सेकेंड। तो सर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 100/5, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेस्ड हो रहा है कि पहले 100 मीटर तक वो 5 सेकेंड में पहुंचा, फिर उसके बाद बीच का ये वाला 50 मीटर उसने 10 सेकेंड में लिया, ठीक है ना। फिर 20 मीटर मान लेते हैं 2 सेकेंड में किया। अब मैं आपसे पूछूं, वेलोसिटी तो ज़्यादा बेटर होगा, वी शुड यूज़ द टर्म एवरेज वेलोसिटी। और आप उसमें बताएंगे सर टोटल डिस्प्लेसमेंट जो जो हुई है उन सबको प्लस कर दो, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन अपॉन में टोटल टाइम। जैसे इस केस में 100 + 50 + 20 अपॉन जो भी टाइम है, 17 18 जो भी टाइम है निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी में एक टर्म हम अगर बात करें, एवरेज वेलोसिटी भी हो गया, मतलब जब वैसे इसको भी वेलोसिटी को आप एवरेज भी मान सकते हैं क्योंकि लंबे समय के लिए। अच्छा, इसी में अगर हम एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? क्या बोलेंगे आप? वेलोसिटी, यस, एट एनी स्पेसिफिक टाइम। अच्छा, वो वेलोसिटी जो भी होगी उसमें भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो होगा ही ना, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर होगी, यानी कि टाइम बहुत कम होगा, मतलब वेरी स्मॉल। अगर मतलब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड आई वांट टू आस्क की वेलोसिटी एट 2 सेकंड बताइए, 2 सेकंड, तो ये तो टाइम ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया ना, ना के बराबर है, मतलब 1.99 के बीच में और 2.1 के बीच में। इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर है ना। हाँ ठीक है, इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगी, लेट इट बी डेल्टा एस, और छोटा सा टाइम होगा डेल्टा टी। हालांकि बहुत छोटे को हम डी एस लिख देते हैं और डी टी लिख देंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया डी एस अपॉन डी टी, और बुक में कई जगह पर आपको यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो लिखा होगा। इसका मतलब क्या है? समय इतना कम है, इतना कम है कि ऑलमोस्ट जीरो के बराबर मान लो। ठीक है ना, मतलब जब हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको न्यूमेरिकली हम बात करते हैं। देखिए, हम्म हम्म, हाँ ये दोनों चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ भी थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है। जब हम ऐसा लिख देते हैं ना तो हम कह रहे हैं बड़ा बड़ा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और छोटा सा टाइम। भाई वेलोसिटी में टाइम तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन से समझते हैं, दो क्वेश्चन के फॉर्म में। ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर है टाइम ज़ीरो और यहाँ पर टाइम हो गया 2 सेकेंड। ठीक है, ये उसका ओरिजिन था एक्स, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो है, और यहाँ पर एक्स हो गया से 10 मीटर, चलिए 10 मीटर, ये 10 सेकेंड। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं उसकी वेलोसिटी क्या होगी या वेलोसिटी एवरेज क्या होगी, एवरेज, तो बोलेंगे सर ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी 10 और अपॉन में जो टाइम लगा दैट इज़ 2 सेकेंड, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये आपकी वेलोसिटी एवरेज हो जाएगी। ठीक है, मान मान लिया कि हमने
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरे रास्ते में एक जैसा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, एक जैसी वेलोसिटी। ये यूं कह दीजिए कि हमने ये माना कि हर बार उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वली चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि सर किसी की ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन पे डिपेंड कर रही है, 2t² पे, तो अब आप इसकी वेलोसिटी एट 2 सेकंड बताइए, एग्जैक्टली एट 2 सेकंड। तो क्या आंसर है आपका, सोचिए। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसकी डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन से दी जाती है। यहाँ पर टी एस डिस्प्लेसमेंट है और टी टाइम है इन सेकेंड्स, ऐसे डिस्प्लेसमेंट। आप मुझे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर टाइम के लिए 2 डाल दीजिए, लेकिन ये तो एस आया ना, 2 × 2 का स्क्वायर। तो टाइम क्या लेंगे? क्यों? मुझे तो एग्जैक्टली या 2 सेकंड में चाहिए ना। अच्छा, ठीक है, मैं आपकी बात को क्लियर, हाँ मैं क्लैरिटी करता हूँ। मान लीजिए जब टाइम 0 है, चलिए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। यहाँ पर 0 डाल दीजिए। अच्छा, अगर टाइम की वैल्यू सेट भी 1 सेकंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट बताइए जरा। 2। 2, ठीक है। अब सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे 0 से लेकर 1 सेकंड के बीच में उसकी वेलोसिटी बताइए, 1 सेकंड भी लंबा समय हो गया, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी बिटवीन 0 to 1, मीन्स दैट इज एवरेज वेलोसिटी। बहुत अच्छा, आप बोलेंगे सर हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट जेट अगर स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, हम मान के चल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 2 और टाइम लगा यहाँ पर 1, तो एवरेज वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, मान लिया। अच्छा, थोड़ा 2 सेकंड ये हमने साइड में लिख लेते हैं और 2 सेकंड पे चलते हैं। अच्छा चलिए, जब 2 सेकंड का टाइम होगा, 2 सेकंड का टाइम, तो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी बताई आपने? यहाँ इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं 8। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए मुझे 0 से लेकर 2 सेकंड, या चलो 1 से 2 सेकंड के बीच में मुझे बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी रही। अभी भी लंबा समय है, तो आप कहेंगे सर एक वेलोसिटी एवरेज कुछ रहेगी, और वो रहेगी 8 - 2, यस 1, यानी कि वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, हाँ 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपका क्या कहना है? ये वेलोसिटी 1 से 2 के समय के बीच में है, ये 1 से 2 सेकेंड, सॉरी ये पहले वाली थी 0 से 1 में ना, हाँ, ये वेलोसिटी थी फ्रॉम 0 to 1, और ये थी 1 to 2, मतलब यहाँ पर तो वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, और बल्कि हर एक एक सेकंड तो छोड़ो, 0.11 सेकंड पे चेंज हो रही है। अगर आप टाइम की वैल्यू 2 की जगह आप 2.1 डाल दो, चलो अच्छा डाल के देखते हैं, 2.1 डाल दो, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी रफली, चले। 2.1 डाला तो ये 2.1 का स्क्वायर हो गया, 2.1 का स्क्वायर होता है 4.41, इंटू 2 करो, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 8.82 लगभग। हाँ, बॉडी एक्स मतलब लगातार बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं चल रही। और इंटरेस्टिंगली, चलो एक्सेलरेट करे तो हम इक्वेशन में लगा सकते थे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वो सब भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, वहां पर तो क्या होता था, हम कहते थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ तो एक्सेलरेशन भी लगातार चेंज होता है। तो इस सिचुएशन को हम कैसे डील करें, इसका जवाब छुपा हुआ है हमारा डिफरेंशिएशन में, यही मैं कहना चाह रहा था। मतलब जब आपकी है तो वेलोसिटी हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है तो वेलोसिटी, अब आपको वेलोसिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2 सेकंड पर, तो एग्जैक्टली आपको वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड पर, ठीक है ना। थोड़ा इसको और समझते हैं। तो अगर आपको वेलोसिटी एग्जैक्टली एट 2 सेकंड पर निकालनी है एट टाइम, तो आप एक काम करो कि ये सोचो कि इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड पर कितनी होगी, ठीक है, कुछ दूर तो पहुंच गया होगा, तो 2 सेकंड से जस्ट पहले सोचो 1.99 सेकंड, और 2 सेकंड के जस्ट बाद सोचो 2.01 सेकंड, बस इतना सा टाइम। इतने से टाइम के लिए अगर हम उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, दैट इज अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ds, और टाइम से, हाँ,
उसको डिवाइड कर दें dt से, तो ये भी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वी आर चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो बड़े छोटे से टाइम के लिए। अब उस थोड़े से टाइम के लिए हम मान सकते हैं कि सर वेलोसिटी तो बदल रही है, लेकिन उस थोड़े से टाइम में इतना कम टाइम है कि उससे जस्ट पहले और जस्ट बाद 0.001 और थोड़ा छोटा कर देंगे, तो वो तो ऑलमोस्ट सेम सी होगी ना, ठीक है ना। तो हम उस लॉजिक से निकाल सकते हैं, अगर हम ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट और बहुत छोटा सा टाइम कर दें, जिसको हम डिफरेंशिएशन में स्टडी करते हैं। अब मैं आपको इस बात को एक और तरीके से समझाता हूँ ग्राफ से। यही तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है जो मैंने आपको बताई अभी। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ये है, मेरी बात मैं बताता हूँ ना। अगर हमने अर्थ से साइंटिस्ट लोगों ने एक सैटेलाइट छोड़ा और वो उसको भेजना चाह रहे हैं मार्स पर, तो वो आपको उसकी पल पल की रिपोर्ट दे देंगे कि वो इतने टाइम बाद यहाँ पर होगा, इतने टाइम बाद यहाँ पर होगा, इतने टाइम बाद वहाँ पर होगा, इतने टाइम बाद मार्स पर लैंड कर जाएगा, अभी चलना शुरू हुआ है। और वो रिपोर्ट आपको आकर दे देंगे। वो कैसे दे देंगे, वो कैसे देते हैं, उनको अपना, हाँ उनको ये पता है कि हालांकि इस पे ग्रेविटी के फोर्स लग रहे हैं, आगे जाके कुछ और भी लगेंगे। उनको ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट चेंज, चेंज होने का रेट क्या है। और होता भी क्या है, चीजें ना ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती। मान लो कि अगर कोई फ्री फॉल बॉडी है और वो यहाँ गिर रही है, तो नेक्स्ट 0.001 सेकंड बाद वो यहाँ होने वाली है, इट कैन नॉट बी हेयर, इट कैन नॉट बी हेयर। हाँ, तो मैं कह रहा था डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल ये है कि चीजें ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती, समझ रहे हैं। तो उसी से हम उसकी डिस्प्लेसमेंट को, उसके मोशन को स्टडी कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल है। खैर मैं इसको आपको एक तरीके से और समझाता हूँ ग्राफिकल वे से। अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का ग्राफ याद कराऊं, जो शायद आप लोगों ने 9th क्लास में करे हैं, यस, तो उसमें आपके पास दो तीन तरह की सिचुएशन थी। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं आपको ऐसे वाला ग्राफ याद कराऊं, तो आप बोलेंगे सर ये ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। मैं बोलूँगा क्यों, कैसे, तो आपको ये सिखाया गया था, इस ग्राफ का स्लोप देखो, ये बेसिकली ग्राफ में हो क्या रहा है। अगर हम इसके कोई भी दो पॉइंट ले लें, यहाँ और यहाँ, ये पॉइंट उसकी कुछ S1 डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये टाइम है T1। हाँ, और ये वाला पॉइंट जो है S2, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली टाइम है T2। और अगर हम बोलें कि ऑब्जेक्ट ने T1 से T2 तक कितना डिस्प्लेस किया, या ये आपसे पूछेंगे थीटा क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये एंगल क्या दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये एंगल यानी कि टेन थीटा, जिसको हम स्लोप भी बोलते हैं, टेन थीटा स्लोप। ओम्स लॉ में भी आपने पढ़ा है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर है S2 माइनस S1, बेस यहाँ पर क्या है T2 माइनस T1। सारे थीटा इक्वल है, मैं वही तो समझा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है ना। तो टेन थीटा यानी कि स्लोप S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस S2 माइनस S1 इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम तो हम पहले से जानते हैं सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी होती है। और ये आपको एंगल से मिल रही है, एंगल से रिलेट कर दिया यानी कि स्लोप से मिल रही है। तो आपको बताया गया था कि स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का, कौन सा, एस टी ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। तो अब आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखा, आपने कहा सर स्लोप कैसे मिलता है, स्लोप ये जो लाइन है ग्राफ की, इसके साथ एक्स के साथ कौन सा एंगल बना रही है, वो स्लोप है। और आप जैसा कि इस ग्राफ में देख रहे हैं, वो तो एक जैसा ही है लगातार, है ना। तो यानी कि इस ग्राफ से नॉलेज में समझ में आया कि सर अगर हम इसका स्लोप निकाल लें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, और क्योंकि स्लोप एक जैसा है तो वेलोसिटी एक जैसी मिलेगी, यानी कि यूनिफॉर्म मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक तो बात कोई प्रॉब्लम थी, ये तो हमने थ्योरेटिकली भी समझ लिया था। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा हो, अब आप क्या करोगे। अब आप बोलोगे सर मैं तो वही तरीका फॉलो करूंगी, क्या, स्लोप से आंसर मिलेगा। अच्छा, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, फिर इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, पहले तो आप इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाएंगे, और उसका एक्स चाहे यहाँ बना लो चाहे नीचे देख लो, एंगल एक ही बात है। तो उसका ये वाला एंगल बन रहा है इस पॉइंट पर, अगर हम ये बनाए तो दिस इज अवर टेंजेंट, ये थीटा। अच्छा, इस पॉइंट पर क्या है सर, इस पॉइंट पर थीटा बढ़ गया। इस पॉइंट पर क्या है सर, ये टेंजेंट है, थीटा बढ़ गया। क्या मतलब, थीटा इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है जी। तो tan थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। tan थीटा यानी कि स्लोप, स्लोप आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, बल्कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लगातार, ग्राफ तो ये दिखा रहा है ना, देखो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हुई है। ग्राफ दिखा रहा है, देखो अगर आप ग्राफ को देखें, इतने टाइम में बॉडी पहले इतना डिस्प्लेस करी, फिर उसके बाद टाइम थोड़ा सा है, और कम, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का देखें तो टाइम ये रहा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट ये देखो ये हो गई। इसके बाद तो इतने से टाइम में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट देखो, मतलब ये बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और स्लोप भी लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। स्लोप भी लगातार चेंज हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन तो हमें स्लोप से मिल जाएगी, लेकिन इस सिचुएशन को डील करने के लिए हमारा कौन सा काम आएगा? डेरिवेटिव। कैसे काम आएगा? अगर हम देखो, हम जानते हैं किसी पॉइंट पर निकालने के लिए स्लोप से आंसर आता है किसी पॉइंट पर। तो अगर हम एक ऐसा मान लें कि चलो सर, ये पॉइंट है, मान लेते हैं इसके कॉरस्पॉन्ड टाइम है ये, और इसके कॉरस्पॉन्ड डिस्प्लेसमेंट है ये S1। अगर हम बहुत क्लोजर पॉइंट ले लें, बहुत क्लोजर, अभी डायग्राम में मैं आपको बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ, मान लीजिए ये डेल्टा टी छोटा सा टाइम है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, जो दोनों बहुत क्लोजर है, ये बहुत क्लोजर है, अभी और भी क्लोजर ले सकते हैं। तो बेसिकली इस छोटे से इस छोटे से कर्व पर एक ही टेंजेंट दोनों के रिजल्ट दे देगी। समझ रहे हैं? दो अलग अलग टेंजेंट की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर इतने छोटे से ट्रायंगल में हम देखें, तो यहाँ पर S2 माइनस S1 यानी कि छोटा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और जब बड़ा स्मॉल है तो हमने इसको डी एस अपॉन डी टी कह दिया। वो डी एस अपॉन डी टी आप ऑलरेडी जानते हैं वेलोसिटी मिलेगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर अगर ये लगातार चेंज होने वाली सिचुएशन होगी, तो हमारा ग्राफ में अगर टेंजेंट से आंसर मिलता है, और अगर वो पॉइंट बहुत क्लोजर हो जाएंगे, तो दो क्लोजर पॉइंट के लिए टेंजेंट एक ही काम कर जाएगी। समझ रहे हैं? अगर अगर दो, हाँ, पर ऑलमोस्ट, अगर ये आप ग्राफ में बड़ा देख रहे हो, अगर ये ऑलमोस्ट दो पॉइंट है, हाँ नेग्लिजिबल है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर एक बॉडी, इस इक्वेशन से उसका रिजल्ट आ रहा है, देखो एक इक्वेशन समझते हैं, y इज इक्वल टू 2x+2। अगर आप x की वैल्यू 2 डाल दें तो y की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। अच्छा, अगर आप x की वैल्यू 2.01 डाल दें, तो क्या y की वैल्यू में कोई ड्रास्टिकली चेंज आएगा बेटा? कितनी होगी y की वैल्यू बताओ? 6.02। और अभी तो छोड़ो, अगर मैं इस वैल्यू को और भी कम ले लूं, मतलब 2.001 ले लूं, अब y की वैल्यू में क्या चेंज आने वाला है? ज़्यादा, ये हो जाएगी 6.002, ऑलमोस्ट इक्वल टू 6, ऑलमोस्ट इक्वल टू 6, है ना? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई ग्राफ या कोई दो क्वांटिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं यहाँ पर मैं हमेशा इस डिस्प्लेसमेंट टाइम के टर्म में बात करूँ। अगर एक क्वांटिटी है जो है y, और एक क्वांटिटी है जो है x, और उसका ग्राफ या उसका मोशन या वो जो भी इक्वेशन है वो लगातार सिचुएशन बदल रही है, तो अगर हम उसका स्लोप निकाल दें या दो पॉइंट क्लोजर ले लें, और दो पॉइंट क्लोजर हमें क्या देंगे? दो पॉइंट क्लोजर हमें एक ट्रायंगल देंगे, जिस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो वो जो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, वो आपको स्लोप दे देगा। और वो डी वाई डी एक्स को हम स्लोप या डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब बेसिकली ये हमने क्या लिखा है? दिस इज, हमने लिखा है चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बल्कि मैं और बेटर लिखूं तो आई शुड राइट डी वाई बाई डी एक्स, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ये। और यही क्वांटिटी आपकी डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कहलाती है। अगर डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज ds बाई डी टी को आप कैलकुलेट कर लें, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी।
ग्राफिकली भी और फॉर्मूलाज की हेल्प से भी। इसी तरह से अगर आप वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट कर लें तो आपको क्या मिलेगा? बोलो बोलो। अगर आप वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और और ये चीज क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? इसको कैसे निकाला जाता है? विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव या डेरिवेटिव फॉर्मूला। ग्राफिकली ये क्या चीज है? ये ग्राफिकली उस ग्राफ की टेंजेंट है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मतलब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ब्रॉडली ब्रॉडली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई क्वांटिटी है y और x, जो y x पर डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंडेंट है, और अगर ये यूनिफॉर्म सिचुएशन है, हो सकता है, ठीक है ना, या ये वेरिएबल सिचुएशन भी हो सकती है। दोनों ही सिचुएशंस में दोनों ही सिचुएशंस में, इसमें तो खैर सीधे से भी निकल सकता है। दोनों सिचुएशन में अगर हम dy बाई डी एक्स निकाल दें, रेट उसके फॉर्मूलाज हैं, उसकी टेंशन नहीं लो, मैं सिखा दूंगा। dy बाई डी एक्स निकाल दें, मीन्स क्या निकाल दें? दिस इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज निकाल दें y का विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव बोलते हैं। और रेट ऑफ चेंज की जरूरत हमें पड़ती है। रेट ऑफ चेंज की हमें जरूरत पड़ती है। वेलोसिटी इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ग्राफिकली वो कैसे निकलेगा? स्लोप से निकलेगा। स्लोप तो जब कर्व है तो कैसे करें? तो हमने कहा बहुत छोटे पॉइंट ले लो ना। इसीलिए आपको कई जगह पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा मिलेगा पता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टाइम और लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो, ऐसा लिखेगा। और इसी चीज को ओवरऑल ऐसा लिख देता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। हाँ, किसी क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी जो डिपेंड कर रही है, तो उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी आपको वो डिफरेंशिएशन देता है। अब आपकी अगर वो फिजिक्स में रिलेट हो रही तो आप उसको यूज कर लो। ठीक है। मैथमेटिक्स में आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना सीखेंगे। कैसे निकाला है, मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज दिखा रहा हूँ जो हमें काम आएंगे। हो ये बताओ, फॉर्मूलाज लिखते हैं। ठीक है जी, व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन? फॉर्मूलाज, तो सबसे पहले अगर कोई फंक्शन है y जो इक्वल टू सम कांस्टेंट हमें गिवन है, कांस्टेंट, ठीक है, तो अगर हम dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं मतलब हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर y मैं आपको क्या बता रहा हूँ? कांस्टेंट है, तो बेसिकली हम डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आंसर है ये जीरो होता है। कांस्टेंट में कुछ चेंज नहीं होता। एग्जांपल समझाऊं? मान लीजिए कोई ग्राफिकली समझते हैं, y इज इक्वल टू 5। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो व्हाट विल द टाइप ऑफ ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू x? तो आंसर है वो ग्राफ ये बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मुझे बताइए, क्या x के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है y? x की वैल्यू आप कुछ भी लो, y क्या है? फिक्स्ड है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू x चेंज नहीं हो रहा तो मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जीरो है। अच्छा, स्लोप से समझ लीजिए, अगर मुझे इस कहीं पर भी इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, oh shit, इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो आई विल ड्रॉ दिस टेंजेंट। क्या ये टेंजेंट कुछ एंगल टेन थीटा देगी? आंसर है यहाँ तो टेन थीटा जीरो है, कोई एंगल नहीं बन रहा, क्योंकि एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बनता है। अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो यस विल श्योरली गेट सम एंगल। तो यहाँ पर थीटा भी जीरो बन रहा है, तो हमने याद कर लिया। अच्छा, डेरिवेटिव का सॉरी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है, हमारा वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जैसे मैंने अभी दिया कि y इज इक्वल टू 7 है, इसमें x तो कहीं नहीं आ रहा ना कहीं,
तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो आप, तो क्या होगा, दैट इज 0, क्योंकि 7 में एक्स नहीं आ रहा यहाँ पर कहीं पर भी। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2, अगर कोई फंक्शन इस तरह से है कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, तो dy बाय dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बेसिकली हो गया d बाय डी एक्स ऑफ वाई एक्स रेस टू पावर n हो गया। अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, यहाँ x दिख भी रहा है आपको। अब तो ऑब्वियसली जब y फंक्शन ही x पे डिपेंड कर रहा है तो x तो उसको इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला है n पावर आगे आ जाएगी, ये जो पावर है, इनटू x, और पावर में हम एक कम कर देंगे, एन एक्स रेस टू पावर n-1। और ये सबके प्रूव हैं मैथमेटिक्स में, आपको प्रूव करने हैं, ये सब मैथमेटिक्स में आपके प्रूव हैं अच्छे खासे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप, हाँ जी, ज्योमेट्री कोई खास नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट एक्स, और आपसे बोल रहे हैं इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो सबसे पहले आप रूट एक्स को चेंज कर लीजिए, यू कैन राइट एक्स रेस टू पावर 1/2, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। अगर मैं बोल दूँ विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना है, तो टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्स कांस्टेंट हो गया तो जीरो हो गया, उसमें कोई इशू नहीं है, समझ रहे हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रूल क्या बोलता है, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव यहाँ लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स इज, पावर आगे आएगी हाफ, और x में पावर में एक कम हो जाएगा n-1, हाफ -1 दैट इज -1/2, -1/2। नेगेटिव और 1/2 को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 1/x कर देंगे, और ये रूट में चला जाएगा, तो रिजल्ट इज 1/2। दिस इज द डेरिवेटिव। अगर ये इसका ग्राफ, रूट एक्स का बना दो, डाटा डाल के बना सकते हो कोई भी ग्राफ, एक्स की वैल्यू डालते जाओ, बनाते जाओ ग्राफ। वो तो वैल्यू पैराबोल होता है इस तरह से। ठीक है, रूल नंबर 2 लिख लिया, रूल नंबर 3 पे चलते हैं। अगर y खुद x के इक्वल होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, यस, बिल्कुल सही सोचा आपने। अगर y ही x इक्वल है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रूल नंबर 4, अगर y इस तरह से है कि एक कांस्टेंट है पहले, और देन x की पावर n है, तो क्या करेंगे, खाली कांस्टेंट था, जीरो है, अगर x की पावर n था तो n आगे आ गया था और -1 वगैरह सब कर दिया था। अगर 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 कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो बहुत सिंपल है जी, कांस्टेंट को आप एज इट इज छोड़ दो, कोई टेंशन मत लो, और इसके साथ में वही रूल लगाओ, n x n-1। ठीक है, एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल तो बहुत सारे कराता आपको, पर चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर y इज इक्वल टू 5x रेज टू पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t तो जीरो ही है, मैंने आपको पहले समझा दिया, क्योंकि t तो कोई मैटर करता ही नहीं है इसके लिए, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy, ये वेरिएबल जो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये अगर यहाँ दिख रहा है तो मैटर करेगा हमारे क्वेश्चन में। dy बाई डी एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ दो, ये 3 आगे ले आओ, पावर में एक कम कर दो, सीधा लिख दिया मैंने, तो क्या रिजल्ट आया, 15x²। ये सर नो, क्लियर। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर अगर ये ऐसे होता, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस x की पावर n, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका अलग डेरिवेटिव करो और इसका अलग, दोनों को अलग टर्म से ट्रीट करो, तो क्या होगा जी, अरे सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है, छोड़ दो ना उसको, और यहाँ पर वही एन एक्स रेज टू पावर n-1। क्लियर, मल्टीप्लाई में था तो बात अलग हो गई थी। चले आगे, नेक्स्ट थिंग, अगर ऐसा हो कि y की क्वांटिटी में दो दो वेरिएबल हो,
यू और वी, ये दोनों मैं वेरिएबल की तरह ले रहा हूँ। कैसे वेरिएबल सर? एग्जांपल समझाते हैं। एग्जांपल समझिए। मान लीजिए एक फंक्शन है y, वो फंक्शन है x इंटू से साइन एक्स, और मैं आपको कह रहा हूँ इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस क्वांटिटी में भी एक x वेरिएबल है और इस क्वांटिटी में भी x वेरिएबल है। पिछली बार मैंने आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया था से 7, लेकिन अगर यहाँ पर एक वेरिएबल 7x कर दूँ तो दो वेरिएबल हो गए ना, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर u और v ये दोनों क्या हैं, u एंड v आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब कांस्टेंट नहीं है, मतलब जिस क्वांटिटी के टर्म में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो क्वांटिटी इनमें भी प्रेजेंट है। तो इनका डेरिवेटिव कैसे होगा? तो आंसर है उसका डेरिवेटिव एक रूल से होता है, उस रूल को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना? तो अब इसको यूं समझ लीजिए कि दो गुंडे आ गए, हमें दोनों से निपटना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस गुंडे को करेंगे साइड में और इसका डेरिवेटिव कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स। इस गुंडे को लिखा साइड में और दूसरा डेरिवेटिव कर दिया प्लस का साइन। अब दूसरे गुंडे को पकड़ा, ले भाई तू साइड में आ जा, और पहले वाले को लपेट दिया डी यू बाई डी एक्स। एक एक करके दोनों से निपट लिए। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। जैसे अभी जो मैं क्वेश्चन कह रहा था, अगर उसी को करना हो तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, हालांकि अभी मैंने साइन एक्स का आपको डेरिवेटिव नहीं सिखाया, तो बता देता हूँ वो कॉस एक्स होता है, अभी आगे लिखवा दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अब इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? पहले वाले गुंडे को, कौन है पहले वाला, एक्स को छोड़ा, इसका डेरिवेटिव कर दिया। साइन एक्स का क्या होता है जी? कॉस एक्स। प्लस फिर दूसरे वाले गुंडे को साइन एक्स को छोड़ा और डी एक्स इसका डेरिवेटिव कर दिया, दैट इज 1 होता है। तो फाइनली क्या आंसर आया? एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इतनी सी बात है, आगे बढ़ती जाएंगे, अभी तो एक स्टार्ट हम कर रहे हैं। ओके, ओके क्लियर। चलो, अगर ऐसा हो कि सर दो वेरिएबल डिवाइड बाय वेरिएबल हो जाए, मीन्स यू बाय वी, वेयर ये दोनों ही क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो इनमें प्रेजेंट है टर्म। तो क्या करेंगे? तो हमारा एक रूल लगेगा, दैट इज क्वोशंट रूल। दैट इज क्वोशंट रूल। इसमें क्या करना है? इसमें देखिए क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर है उसका आप यहाँ स्क्वायर कर देंगे, यानी कि वी स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या करना है? फिर पहले डिनोमिनेटर लिखना है और डिफ्रेंसिएशन करना है न्यूमरेटर का, डी यू बाई डी एक्स। क्लियर? फिर भी तो वील यूज द क्वोशंट रूल, एंड अकॉर्डिंग टू क्वोशंट रूल डी वाई बाई डी एक्स इज, सबसे पहले क्या किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव कर दिया न्यूमरेटर का डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव कर दिया डिनोमिनेटर का डी वी बाई डी एक्स। बस इतनी सी बात है। कोई एग्जाम्पल समझाऊं? हाँ, एग्जाम्पल समझाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से वही पिछले वाले को यहाँ डाल देते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू से x अपॉन साइन एक्स, और वी नीड टू फाइंड इट्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या रूल है? सबसे पहले डिनोमिनेटर को पकड़ा और इसका स्क्वायर कर दिया जी। साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स एक्स की बात है। फिर यहाँ डिनोमिनेटर एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, सीधा लिख दूँ 1, माइनस का साइन, माइनस का साइन, अब न्यूमरेटर एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कर दिया। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स।
तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आया? आंसर इज, यही कर लेते हैं, दिस इज। और क्या करेंगे बताइए, हो सकता है तो बताओ। हाँ हाँ हाँ, ये भी अभी आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग रहा है ना, इसलिए कुछ और फंक्शन होंगे जिसमें अलजेब्रिक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये ऐसा अगर होगा तो नहीं दिखेगा ट्रिग्नोमेट्री, एक्स अपॉन में 3x⁵ पर आप बोलेंगे सर पहले इसमें एक्स को हम काट देंगे, तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं कराया। ठीक है ना, फिर तो वही सेम बन जाएगा, इसलिए मैंने दो फंक्शन अलग अलग ले लिए। अभी जैसे से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे तो यहाँ तक के रूल काफ़ी आपको काम करेंगे फिजिक्स में, पर अब बात चलते मैं थोड़े से आपको और बताता हूँ। एक रूल होता है चेन रूल। चेन रूल क्या है? हाँ, जैसे अगर कोई फंक्शन है y = sin x, आराम से समझना, तो इसका डेरिवेटिव dy/dx, अभी मैंने sin x का लिखवाया नहीं, पर बता दिया वो होगा cos x। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ sin x के साथ में हम कुछ और भी वैल्यू लगा दें, जैसे यहाँ लिख दे sin 2x, अब कैसे होगा? अब आपको इसको चेन रूल से करना है। आपको ज़्यादा पजल नहीं होना, आपको सोचना है ये साइन थीटा ही लिखा हुआ है, इस पूरे को थीटा ही मन में सोच लेना है, और इसको थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेटिव कर दिया। तो आप आए और आपने कहा सर ये तो थीटा ही लिखा हुआ, मैं तो थीटा ही मान के चलूंगी, और साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा लिख दिया। लेकिन चेन रूल बोलता है असली में तो ये थीटा नहीं था, आपने तो इसको इमेजन करा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, तो आपको इस क्वांटिटी का जिसको आपने इमेजन करा अलग से एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यू नीड टू डेरिवेटिव d/dx of 2x। अब इसका कैसे होगा? टू कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और x का 1 होता है, तो डेरिवेटिव क्या हो गया? 2x का 1 हो गया। तो क्या रिजल्ट आया? 2 × cos 2x। अभी और एग्जांपल आएंगे मैं आपको दूंगा, तो आप करना। बोलो, क्लियर? ठीक है। और कुछ भी देखना चाहते हो इसमें तो चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर सपोज y = √x² + 1 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या कहा? आपने कहा सर पहले तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ और इसको ऐसा लिख लेती हूँ। अब आपका मन कर रहा है सर ये तो x⁴n वाला रूल है, लेकिन असली में ये x तो नहीं है। तो हमने कहा सर कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको x की तरह ही सोच लेती हूँ, इमेजन कर लेती हूँ। तो आपने सोच लिया और आपने इसका डेरिवेटिव करा, इमेजन मानते हुए x की क्वांटिटी क्या होता था, पावर आगे आ गई, और इस पावर में क्या कर दिया आपने, एक माइनस कर दिया। तो ये कितना बन गया? -1/2। लेकिन असली में इसका डेरिवेटिव आपको अलग से और करना पड़ेगा। चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो क्या होगा डेरिवेटिव? x⁴ का 2 आगे आ जाएगा, पावर में कम 2x प्लस कांस्टेंट का 0, तो ये हो जाएगा 2 से 2 बाद में काटते रहिए। ये d/dx। हाँ, तो यहाँ भी यही करा है। यहाँ पर इस पूरी क्वांटिटी को हमने x की तरह प्रिटेंड कर लिया है, और x⁴n का रूल लगा दिया। अदरवाइज कहाँ है ये x? और जब लगाया तो फिर इसको अलग से हमें करना पड़ गया। ठीक है, चलो यहाँ तक से हमारा काफ़ी काम चल जाएगा, पर क्योंकि अभी रूल्स लिखने हैं तो और रूल लिख लेते हैं। अगर y = e⁻⁴ कहीं x लिखा हो, e लॉग के बेसिस में लिखा रहता है, वो लॉग के क्वेश्चंस में अभी आएगा, अभी आप रूल नोट कीजिए। तो उसका डेरिवेटिव e⁻x का e⁻x ही होता है। और इसी तरह से अगर कोई लॉग का फंक्शन होगा, y लॉग के साथ आएगा, log x ऑन द बेसिस ऑफ ई लॉग का नेचुरल बेस होता है, नेचुरल बेस होता है, तो dy/dx log x का 1/x होता है। लॉग में एक हिंट से बता देता हूँ आपको, जैसे अगर log 32 चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ 2, तो आपको सोचना है 2 की पावर क्या करें 32 आ जाए, तो आंसर है 5। तो log 32 ऑन द बेसिस ऑफ 2 का आंसर 5 है, ये लॉग होता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है, ये एक हिंट था। चलिए और समझते हैं। अगर इसी तरह से y = a⁻x है, इस टर्म में लिखा हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव करना है dy/dx।
तो ए रेस टू पावर एक्स ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना, और लॉग ए ऑन द बेसिस ऑफ ई साथ में आएगा। हम्म। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, हाँ हाँ, मल्टीप्लाई एग्जांपल दूं, एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आपका कहीं पर लिखा है y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर एक्स, अब ये तो नहीं कह सकते ना कि 4 कांस्टेंट है, x तो आया हुआ है उसमें, घुसा हुआ वेरिएबल, और इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या करना है, तो रूल क्या है, 4 रेज टू पावर एक्स एज इट इज, और आपको साथ में क्या करना है, लॉग 4 ऑन द बेसिस ऑफ, इसको सॉल्व करने का तरीका हम लॉग में सीखते हैं। लॉग क्या होता है मैंने थोड़ा सा बता दिया, ठीक है ना। पहले बेस को चेंज किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ 10 किया जाता है। तो जब ऑन द बेसिस ऑफ 10 करोगे तो लॉग 10 ऑन द बेसिस ऑफ 4 होगा, एक वैल्यू लगते हैं 2.303, फिर लॉग टेबल से इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ 10। अभी तो फिलहाल रूल याद करने हैं आपको, नई नई टेबल आपको मिलती है। अब आ जाइए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। अगर y कोई फंक्शन साइन एक्स है, तो उसका अगर हम डेरिवेटिव करें dy बाई डी एक्स, क्या होगा साइन का, दैट इज कॉस एक्स। इसी तरह से अगर कोई फंक्शन कॉस एक्स है, चेन रूल तो जहाँ लग रहा है वहाँ लग रहा है, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा माइनस साइन एक्स। आपको 9th 10th में याद भी है कि जो साइन की वैल्यूज है, जब वो चेंज होती है तो वो कॉस की तरफ बढ़ती है, कॉस की चेंज होती है तो साइन की तरफ बढ़ती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन कॉस बन जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस 30 60 45 45 वैल्यू मिलती है ना, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं, जितने भी को वाले फंक्शन है, को वाले सब में आगे नेगेटिव का साइन भी आएगा। चलिए, इसी तरह से अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू टेन एक्स है, टेन थीटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दैट विल बी सेक स्क्वायर एक्स, दैट विल बी सेक स्क्वायर एक्स। हाँ हाँ, वो भी तो आएंगे ना, मैथ फंक्शन तो मैथमेटिक्स में सारे ही आ सकते हैं ना, कोई भी फिजिक्स का कंपोनेंट भी, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं, लॉगरिदम फंक्शन हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकते हैं, तो उसको हमें सारा कुछ समझना पड़ेगा। इसी तरह से अगर y tan की जगह इट इज sec x, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज sec x इंटू टेन एक्स। इस तरह से y इज इक्वल टू cosec x अगर हो गया, तो उसका डेरिवेटिव पीछे लिखा नहीं, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। y इज इक्वल टू sec x, sec x का बता दिया था मैंने, sec का तो बता दिया ना। y इज इक्वल टू sec x इंटू टेन एक्स। एक मिनट। हम्म। हम्म। कॉट का रह गया शायद, है ना, साइन कॉस 10 का हो गया, कॉसेक का हो गया, कॉसेक का भी लिखा हुआ है ना, कौन सा रह गया, कॉट ही रह गया। कॉट में आपका क्या आना चाहिए, एक सेकंड इसमें चेक, कॉट, कॉट का ही रह गया, यस। कॉट का होता है माइनस कॉस एक्स पर एक्स, इफ द फंक्शन इज वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो उसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे इस, हाँ माइनस तो आ रहा है ना, दैट इज नेगेटिव ऑफ एक्स। हाँ, सेक एक्स का क्या लिखवाया था वो भी चेक कर लेते हैं एक बारी, टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक है चलेगा, ठीक है सब हो गया, ठीक है, ठीक है ना।
ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। हम्म, अगर किसी फंक्शन में ये ग्राफ है, ये y है, ये x है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहाँ पर जाकर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई और फिर इसके बाद लगातार घट रही है। ये जो एक पॉइंट है जहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम हुई है, यहाँ पर डेरिवेटिव या चेंज क्या है? तो आंसर है सर, यहाँ तो फिर वही बात हो गई, पैरेलल लाइन चली गई, यानी कि dy बाई डी एक्स जीरो हो गया। ठीक है ना, यही हो गया ना। तो हो सकता है आपको बोले कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी वेलोसिटी बताइए जब उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगी। सपोज मैं एक एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गई मतलब चेंज होना बंद हो गया, तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो गया। तो आप साइड में लिख लीजिए, अगर किसी पॉइंट पर y मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए, मिनिमम कैसा होगा, उसका ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, या मिनिमम हो जाए, मिनिमम हो जाए, ये इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर देता हूँ। अगर y मैक्सिमम या मिनिमम हो जाए तो क्या होगा, तो उस पॉइंट पर ऑटोमेटिकली dy बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी जीरो, जीरो हो जाएगा। हाँ पीक होगा तो कोई क्वांटिटी आपको हो सकता है बोले पीक है, तो फिर उसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं करवाने के लिए इसके ऊपर, पर मैं आपको कुछ थोड़े बहुत करवाता हूँ और कुछ आप खुद ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे, हाँ चलो, आपको डिफ्रेंशिएट करना है इस क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2000 को, आपने इसको मान लिया वाई 2000 है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट हो गया, जीरो हो गया। ये लो, इससे इजी कुछ दूंगा मैं आपको, बताओ। ठीक है, अगर पाई की पावर 3 है, अब बताइए इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट करना है। अब बताइए, तो एक सेकेंड, हाँ ये भी जीरो हो गया जी, आपको घुमाया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से कोई फंक्शन e पावर -2 लिख दिया, अरे भाई अभी भी ये जीरो है ना। e क्या है, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, x कहाँ आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है ना, x तो आएगा। हाँ, आगे चलते हैं। अरे x कहाँ था, e की पावर -2 था, वो तो हाँ पावर x वेरिएबल आ गया था ना, x तो ऑलरेडी वेरिएबल था ना उसमें। और चलते हैं, 1/x⁻³ इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। चलिए, आपने इसको y मान लिया और आपने कहा सर पहले तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ x⁻³ के पैटर्न में। बहुत अच्छा, चेंज कीजिए। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कौन सा रूल लग गया, x⁻n वाला, पावर को आगे लाइए और पावर में जो है उसमें -1 कर दीजिए, पावर को एक माइनस, n⁻x पावर n−1 वाला है ना। व्हाट इज द रिजल्ट, दैट इज -3 x⁻⁻4, वी कैन राइट दिस एज। ठीक है, चलो और चलते हैं। कोई फंक्शन है y = 5x⁻⁴ प्लस 4x⁻³ -3x⁻² प्लस 2x। समझ में आ गया होगा आपको, इस टर्म का अलग डिफ्रेंशिएशन, इस टर्म का अलग, इस टर्म का अलग, इस टर्म का अलग। चलो ये टर्म हटा देते हैं फिलहाल, कैलकुलेशन में इतना कौन जाता है। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं एक एक करके। बोलिए, बोलिए।
20x⁻³ माइनस 6x+2। ठीक है, 4 आगे लाए, 5 से मल्टीप्लाई किया, पावर में 1 कम किया, 2 आगे लाए, 3 से मल्टीप्लाई किया, पावर में 1 कम किया, 2 को कांस्टेंट को बाहर निकाला, x का डेरिवेटिव 1 होता ही है, होता ही है, होता ही है। ठीक है, ऐसे फॉर्मूलाज बेस्ड और चेन रूल्स वगैरह वाले क्वेश्चन बहुत हैं करने के लिए, पर मैं आपको एक फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ, वो तो मैं भी आपको दे ही दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिजिक्स से क्वेश्चन एक रेड करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और वो एक्सेलरेट कर रहा है, और उसकी डिस्प्लेसमेंट x इस इक्वेशन से दी जा रही है। इक्वेशन क्या है? 7t² प्लस 60 + 5। इस इक्वेशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट दी जा रही है, हर समय के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन पर डिपेंड कर रही है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है एक तो उसकी u बता दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी, एक तो मैग्नीट्यूड, अच्छा, एक तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब टाइम 0 था, रेस्ट से जरूर स्टार्ट हुआ, लेकिन उस टाइम पे जरूर टाइम 0 है ना। ठीक है, एक आपको बतानी है उसकी वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। चलो आप इनिशियल वेलोसिटी छोड़ो, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। चलो इतनी बात समझ लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड। अब आंसर है इस इक्वेशन में तो डाल के कोई फायदा नहीं है ना, ये तो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। एक्स क्या था हमारा? डिस्प्लेसमेंट। तो हम एक काम करते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर dx/dt किया जाए, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किया जाए, तो वी विल गेट द वेलोसिटी। तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। करिए जी डेरिवेटिव एक एक टर्म का। पहली टर्म का क्या हो गया? विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो टी वाली टर्म वेरिएबल तरह ट्रीट होगी। 14t प्लस 6 कॉन्स्टेंट का 0, बस इतनी सी बात। देखो, 14t प्लस 6 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब ये हमारे पास वेलोसिटी की एक इक्वेशन आ गई। वेलोसिटी इस इक्वेशन से दी जा रही है। आपको कितने सेकंड पे चाहिए? 3। डाल दो 3 की वैल्यू। 14 इंटू 3 प्लस 6, दैट इज 48 मीटर/सेकेंड। ये वेलोसिटी उस बॉडी की होगी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। ठीक है, कुछ कुछ है इंटरेस्टिंग? एक स्टेप और चलते हैं। नहीं नहीं, आप मुझे उसका एक्सेलरेशन भी बता दो एट 3 सेकेंड। एक्सेलरेशन भी बता दीजिए, बोलिए बोलिए जल्दी। हाँ, इसको पकड़ लो ना, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dv/dt है। तो आप बोलो सर मैं इसका डेरिवेटिव कर देती हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? इस क्वांटिटी का, क्योंकि वेलोसिटी है ना ये, और वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टाइम मुझे क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो कर दो। यस, dv/dt। क्या होगा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो दैट इज 14, कांस्टेंट का 0, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया सर? 14 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया ना। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि सर डिस्प्लेसमेंट बता दो, अरे डिस्प्लेसमेंट के लिए तो डायरेक्टली इक्वेशन है ही ना। क्या प्रॉब्लम है? डालिए, निकाल लीजिए।